आए हैं बहुत ही शॉर्ट तरीका या मेटलर्जी का एक रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें आपके माइंड में पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप लोग मेटलर्जी समझ सकेंगे। जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने पहले से बना रखा है, ऐसा ही स्ट्रक्चर बच्चों को हमने निर्देशित किया था कि बच्चे ऐसा बना लें। आज हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि धातुओं का निष्कर्षण है क्या। देखिए, धातुओं के निष्कर्षण में हम जो भी खनिज या अयस्क हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है, जैसा कि हमने बताया था कि जितनी भी वस्तुएं पृथ्वी पर उपस्थित हैं, ये सब पृथ्वी के अंदर से ही निकली हैं। ऐसा तो है नहीं या किसी दूसरी ग्रह से मंगवाई गई हों, और यह भी संभव नहीं है कि पृथ्वी को खोदने पर या पत्थरों या पहाड़ों को खोदने पर हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको हम तुरंत यूज़ करने लगें। मान लीजिए हमको कार चाहिए और हम जाएं पृथ्वी खोदें और कार निकाल लें, ऐसा नहीं होता है। हमको अलग अलग पदार्थ पृथ्वी से संयुक्त रूप में अयस्क और खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका शोधन हम करते हैं, उनसे शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, फिर पार्ट्स बनाते हैं और फिर असेंबल करके वस्तुएं बनती हैं। तो ये जो प्रोसेस है, अयस्कों से खनिजों से जिस रूप में हम खोद के नीचे से लाते हैं ज़मीन से, उससे धातु तक प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को धातुओं का निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। इसी को हम मेटलर्जी भी कहते हैं। मेटलर्जी को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म या मेटलर्जी एक ही चीज़ है, इंग्लिश और हिंदी का फ़र्क है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अयस्क लेंगे। अयस्क क्या होगा? एक पत्थर का टुकड़ा जैसा, मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर सभी कुछ उसमें मिले होंगे और उसमें धातुएं भी होंगी, जिस धातु को हमको प्राप्त करना है। एक से अधिक भी धातुएं हो सकती हैं, एक धातु हो सकती है। तो सबसे पहले हम अयस्क को लेंगे और फिर अयस्क को पीसेंगे। पहला जो प्रोसेस है वो क्रशिंग ऑफ ओर्स हो जाएगा। अयस्क को ओर्स कहते हैं। तो इसको पीसेंगे और इसके क्या कर लेंगे, हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे या बारीक पाउडर बना लेंगे। मशीन होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा पीसकर पाउडर बना लेंगे, बारीक चूर्ण बना के तैयार कर लेंगे। चूर्ण बनाने के बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, अयस्क का सांद्रण। सांद्रण का मतलब है अयस्क से अशुद्धियों को दूर करना। तो अयस्क के सांद्रण की निम्न 4 विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। एक एक विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बारे में समझेंगे। पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण। इस विधि द्वारा हम अयस्क का सांद्रण कब करेंगे? जब अयस्क कैसा हो? भारी हो और अशुद्धि या गैंग कैसा हो? हल्का हो। अशुद्धियाँ हल्की हों और अयस्क क्या हो? भारी हो। तब इस विधि द्वारा हम इसका सांद्रण करेंगे अयस्क का। इस विधि में होता क्या है, एक टैंक होता है और इस टैंक से यहाँ से पानी फ्लो करता है और ये जिग जैग सीढ़ी नुमा संरचना होती है, जहाँ पर यहाँ से तेज धारा में पानी छोड़ा जाता है
और यहाँ पर हम धीरे धीरे करके पिसा हुआ यही पाउडर डालते हैं। कहाँ पर डालते हैं? जल की तेज धारा में। तो हल्की जो अशुद्धियाँ हैं वो बह जाती हैं और भारी अशुद्धियाँ इन्हीं खाँचों में बैठ जाती हैं, जमा हो जाती हैं। बाद में जब ये जल खत्म हो जाता है यहाँ का, तब हम इनको अयस्क को यहाँ से निकाल लेते हैं और अगले प्रोसेस के लिए भेजते हैं। जो यहाँ से प्राप्त अयस्क है उसको हम सांद्रित अयस्क कहेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है फेन प्लवन। इसमें अयस्क कैसा होना चाहिए? अयस्क होना चाहिए हल्का, और अशुद्धि या गैंग कैसी होनी चाहिए? भारी होना चाहिए। इसमें क्या होता था कि एक टैंक होता है और उस टैंक में एक पाइप लगा होता है जिसमें हम वायु बहुत तेज़ी से प्रवाहित कर सकते हैं। इसमें जल भर देते हैं। जल भरने के बाद इसमें चीड़ का तेल और थोड़ा सा पोटेशियम एथिल जेंथेट डालते हैं। डालने के बाद अयस्क भी इसमें डाल देते हैं, वही बारीक पाउडर, और फिर इसमें वायु प्रवाहित करेंगे तो इसमें फेना बनेगा, फेन या झाग बनेगा। इसको हम झाग प्लवन विधि भी कहते हैं। झाग बनेगा और अयस्क हल्का होने के कारण झाग के साथ कंबाइंड होकर ऊपर आ जाएगा और ऊपर से हम इसको निकाल लेंगे। अगली प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था? अयस्क या गैंग दोनों में से एक कोई चुंबकीय प्रकृति का होना चाहिए। दोनों में से एक कोई चुंबकीय प्रकृति का हो, चाहे अयस्क चुंबकीय प्रकृति का हो चाहे गैंग हो, तो इस विधि द्वारा हम इसका सांद्रण कर सकते हैं। इसमें क्या होता था? 2 पहिया होती थी, एक पहिया चुंबकीय होता था और उसके ऊपर पट्टा लगा होता था। जब बारीक चूर्ण इसके ऊपर डालते थे तो अशुद्धियाँ डायरेक्ट गिर जाती थी और जो चुंबकीय प्रकृति की चीज़ है या अशुद्धि हो चाहे अयस्क हो तो वो थोड़ा दूर अलग अलग होता था। तो यहाँ पर गैंग आ सकता है, यहाँ पर अयस्क आ सकता है, यहाँ पर अयस्क आ सकता है, यहाँ पर गैंग अदला बदली हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा जो है चुंबकीय गुण रखता है, अयस्क चुंबकीय गुण रखता है या गैंग। जो चुंबकीय गुण रखेगा वो यहाँ पर एकत्रित होगा। अगला है रासायनिक। तो इसमें अयस्क और गैंग में रासायनिक क्रियाओं में यदि अंतर है, रासायनिक क्रियाओं में क्या है? अंतर है, तो इस विधि द्वारा इसका सांद्रण होगा। जैसे हम किसी की क्रिया कराते हैं, इसमें कोई पदार्थ है, एक्स कोई पदार्थ है, तो गैंग अगर क्रिया उससे कर ले और अयस्क ना करे तो हम क्या करेंगे? गैंग से क्रिया कराकर इसको हम अलग करा लेंगे, अयस्क बचेगा। या फिर अयस्क क्रिया कर ले तो अयस्क को अलग कर सकते हैं। इस तरीके से हम रासायनिक विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो विधि है वो फेन प्लवन विधि है। इसको बच्चे अच्छे से समझ लेंगे। सारी विधियों को हमने समझाया भी है और लिखाया भी है, बच्चे नोट भी कर लिए हैं। एक रिवीजन हो रहा है, ये किस प्रकार हम इसका पूरा दिमाग में बैठा लेंगे। तो 2 टॉपिक, इसके 2 पॉइंट हो गए, 2 प्रोसेस, अयस्क का पीसना और अयस्क का सांद्रण। और इन सांद्रण से प्राप्त अयस्क को हम सांद्रित अयस्क कहते हैं। जो लास्ट में हमको अयस्क प्राप्त होगा इन सबके विधियों के फलस्वरूप, उसको हम क्या कहेंगे? सांद्रित अयस्क। अब देखिए सांद्रित अयस्क का आगे चलकर क्या करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं सांद्रित अयस्क हमारे पास है, और सांद्रित अयस्क का हम क्या करेंगे? निस्तापन करेंगे या करेंगे भर्जन। ठीक है बच्चों। तो किनका निस्तापन करेंगे और किनका भर्जन करेंगे, ये चीज़ बच्चे अच्छे से ध्यान दें। यहाँ पर देखिए सांद्रित अयस्क में कुछ अयस्क होंगे आपके हाइड्रेटेड, जैसे Al2O3.2H2O। कुछ होंगे कार्बोनेट MgCO3। कुछ होंगे हाइड्रोक्साइड, अर्थात हाइड्रेटेड अयस्क।
कार्बोनेट अयस्क और हाइड्रॉक्साइड अयस्क, ऐसे अयस्कों का हम करेंगे निस्तापन। अच्छा, भर्जन कैसे अयस्कों का करेंगे ये ध्यान दें बच्चे। सल्फाइड अयस्कों का हम करेंगे भर्जन, जैसे ZnS है, CuFeS2 है, ऐसे अयस्कों का हम क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे समझ रहे हैं कि कौन से अयस्कों का निस्तापन होगा और कौन से अयस्कों का भर्जन होगा। अच्छा, तो ये निस्तापन की प्रक्रिया जो है ये क्यों की जाती है? इन हाइड्रेटेड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और हाइड्रॉक्साइड अयस्कों से हमको बनाना है ऑक्साइड, अर्थात जो इसमें धातु है उस धातु का हमको बनाना है ऑक्साइड। तो निस्तापन में क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक से कम परंतु उच्च ताप पर गर्म करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, गलनांक से नीचे ही रखेंगे लेकिन उच्च ताप, इस बात को बच्चे समझ रहे हैं। यदि गलनांक 100 है तो 95, 96 तक इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं निस्तापन। निस्तापन की जो प्रक्रिया है ये परावर्तनी भट्ठी में की जाती है। किस भट्ठी में की जाती है? परावर्तनी भट्ठी में की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉक्साइड है, यहाँ पर 3 प्रकार के हमने अयस्क लिए हैं। एक हाइड्रेटेड का मतलब जिसके साथ जल हो। तो अगर हाइड्रेटेड हम लेंगे और इसका ऑक्साइड बनाना है, इसको गर्म कर देंगे डायरेक्ट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी तो Al2O3 प्लस 2H2O ये बन जाएगा, अलग हो जाएगा, ऑक्साइड बन के तैयार हो गया। MgCO3 है, यहाँ से MgO अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। AlOH का होल थ्राइस है, यहाँ पर Al2O3 प्लस 3H2O अलग हो जाएगा। ये कैसे? यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो वहाँ पर OH की संख्या कितनी है? OH की संख्या कितनी है? 6। OH 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 और यहाँ पर OH OH और OH, 6 OH हमने लिख लिए। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन जो हैं इसके साथ चले गए, Al2O3 है ना, तो 3 ऑक्सीजन इसके साथ चले आएंगे, बाकी H और OH HOH HOH क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर इसका निस्तापन कर लेंगे। तो हमको निस्तापन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऑक्साइड प्राप्त हुए हैं, धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो निस्तापन हम किसका किसका करेंगे? ऐसे अयस्क जो हाइड्रेटेड हैं, जो कार्बोनेट हैं, जो हाइड्रॉक्साइड हैं, उन तीनों प्रकार के अयस्कों का हम करेंगे निस्तापन। भर्जन किनका करेंगे? सल्फाइड अयस्कों का, जिनमें सल्फर लगा हुआ है, सल्फाइड अयस्कों का हम क्या करेंगे? भर्जन करेंगे। भर्जन प्रक्रिया क्या होती है? इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, टेम्परेचर वही कम रहता है, गलनांक से कम परंतु उच्च ताप पर, बिना पिघलाए, पिघलने ना पाए, है ना। और ये प्रक्रिया जो है ये परावर्तनी भट्ठी या वात्या भट्ठी में होती है। दोनों में से किसी एक भट्ठी में प्रक्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है, गलनांक से कम परंतु उच्च, गलनांक से कम परंतु उच्च ताप पर बिना पिघलाए। इसमें क्या होता है,
अयस्क ऑक्साइड में इसमें भी चेंज होता है। जैसे ZnS अगर हम ले लें और ऑक्सीजन से क्रिया करा दें तो ये बन जाएगा ZnO। जिंक सल्फाइड किस में चेंज होगा? ZnO में चेंज होगा, SO2 गैस बनेगी। और यहाँ पर CuFeS2 जो है ये दो भागों में टूट सकता है, ये सल्फाइड बना सकता है अलग अलग। यहाँ पे ध्यान दे बच्चे, Cu2S बना सकता है और FeS बना सकता है। ये कंबाइंड है, ये जो अयस्क है ये कंबाइंड सल्फाइड अयस्क है। और ये अलग अलग हो गए, कॉपर का और ये आयरन का। इन दोनों से हमको ऑक्साइड जब बनाना होगा, बच्चे रिएक्शन में अच्छे से देखे हैं तो रिएक्शन में जो दोनों से ऑक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा? Cu2O बनेगा और FeO बनेगा। यहाँ पर Cu2S है, यहाँ पर Cu2O हो जाएगा, यहाँ पर FeS है, यहाँ पर FeO हो जाएगा। तो ये ऑक्साइड हमको प्राप्त हो जाएंगे किसके फलस्वरूप? भर्जन के फलस्वरूप। भर्जन किसका किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। किसमें? परावर्तनी भट्ठी या वात्या भट्ठी में। क्या प्रोसेस है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में गलनांक से कम परंतु उच्च ताप पर बिना पिघलाए गर्म किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। जो भी ये सल्फर हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेंगे और ऑक्साइड इनका बन के तैयार हो जाएगा, किनका? धातुओं का। जो भी प्रोसेस के फलस्वरूप हमको प्राप्त होगा वो धातु का क्या होगा? ऑक्साइड होगा, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब आगे चलते हम इसका। अगर इसमें एक चीज़ और है, अगर कोई भी अशुद्धि धातु के ऑक्साइड में कोई भी ऐसी अशुद्धि है जो अगलनीय है, वो पिघल नहीं रही है, ऐसी अशुद्धि है जो इतने टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं हो रही है, गल नहीं रही है, तो हम उसका प्रगलन करते हैं। क्या करते हैं? प्रगलन। आइए प्रगलन प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। देखिए प्रगलन प्रोसेस क्या है। जब अयस्क में अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं, अगलनीय अशुद्धियाँ जो मेल्ट नहीं होती हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं? प्रगलन में अयस्क में कोक मिला देते हैं। कोक क्या है? कार्बन। और इसमें मिला देते हैं गालक, उचित गालक मिला देते हैं। देखिए कोक क्या है? कार्बन है। गालक क्या है? गालक जो है अगलनीय अशुद्धियों को, अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गला देते हैं और क्या निर्माण कराते हैं? गालक धातुमल का निर्माण कराते हैं। तो इससे जो बनेगा वो धातु बन के तैयार होगी और धातु मल बन जाएगा। गालक क्या करेगा? इसमें जो उपस्थित अशुद्धि है उससे क्रिया करके धातुमल बनाएगा और धातु अलग हो जाएगी। तो प्रगलन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अगलनीय अशुद्धियों को अलग किया जाता है। किसके द्वारा? कोक द्वारा और गालक के द्वारा। कोक अपचायक का कार्य करता है, अयस्क से जो अशुद्धि चिपकी होगी उसको हटाने का कार्य करेगा कोक। और जो गालक है ये दो प्रकार का होता है, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। यदि क्षारीय शुद्धि है तो अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाएगा, यदि अम्लीय शुद्धि है तो क्षारीय गालक का प्रयोग किया जाएगा। तो ये प्रगलन प्रोसेस है, इसको भी बच्चे समझ लें। अगला जो है आपका धातु का ऑक्साइड हमको प्राप्त हो गया था। अब हम इसका करेंगे अपचयन। अपचयन तीन तरह से हम कर सकते हैं, या तो कोक द्वारा कर लें, या मरकरी से कर लें, या एल्युमिनियम से कर लें। ठीक है, तो पहली विधि है कोक द्वारा। कोक द्वारा अपचयन कैसे करेंगे? हम धातु का ऑक्साइड लेंगे और कार्बन उसकी जगह पर रख देंगे। कार्बन रखने से हमें क्या होगा? कार्बन ऑक्साइड को निकाल सकता है। जैसे हम यहाँ पर एक धातु प्राप्त किए हैं, ये ZnO धातु का ऑक्साइड है, ZnO। अगर हम यहाँ पे कार्बन रख दें तो Zn अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। इस तरह से हमको ये धातु प्राप्त हो गई है। दूसरी विधि हम देखते हैं थर्माइट विधि। थर्माइट विधि को तापीय विधि भी कहते हैं। इसको हम देखिए, इसको कोक द्वारा, इसको एल्युमिनियम के द्वारा। इसमें हम क्या करेंगे? कोई एक धातु या अयस्क हमको मिल जाए जिससे हम क्या बना सकें? ऑक्साइड बना सकें और धातु को निकाल सकें।
मान लीजिए यहाँ पर हम Al2O3 ले लिए, या Al2 तो बनाना है, Al2 का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है, तो यहाँ पर हम ले लिए Cr2O3 प्लस Al। अब ये क्रोमियम का ऑक्साइड है, किसका है? क्रोमियम, Cr2O3 प्लस एल्युमिनियम। अच्छा, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन का क्या संयोग है? Al2O3, तो यहाँ पर 2 अगर हम लगा दें तो ये Al2O3 बन जाएगा और क्रोमियम निकल गया, बाहर आ जाएगा। कितना क्रोमियम? 3 क्रोमियम। ये धातु हमको अलग प्राप्त हो गई। इस तरह से हम थर्माइट विधि जो है यहाँ पर काम करती है। थर्माइट विधि एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लेती है। ये सबसे क्रियाशील है, तो जब कोई धातु का ऑक्साइड आएगा तो उसके ऑक्साइड को ये, ऑक्सीजन को ये निकाल लेगी, धातु अकेली बच जाएगी। यही विधि क्या कहलाएगी? थर्माइट विधि कहलाएगी। अगला है अमलगम विधि। अमलगम में मरकरी कार्य करता है। क्या कार्य करता है? मरकरी। मरकरी जुड़ जाता है धातु के साथ, जैसे सोडियम अमलगम बनता है, इसी तरह से धातु का अमलगम बन जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे, आश्रित करेंगे। गर्म करने के बाद ये मरकरी होगा, ये वाष्पित हो जाएगा, मरकरी की वाष्प बन जाएगी और धातु हमको प्राप्त हो जाएगा। ये प्रोसेस क्यों की जाएगी? ऑक्साइड होगा कोई, ऑक्साइड में जब इसको हम ऐड करेंगे तो मरकरी ऑक्सीजन को हटा के खुद जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी, और इसके बाद हम इसको हीट करेंगे तो मरकरी वाष्पित हो जाएगा, धातु हमको प्राप्त हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस थी धातुकर्म की। बच्चे इसे अच्छे से समझ लें और इसको प्रैक्टिस करें बार बार बनाने का। बच्चे इसको बार बार बनाकर देखें पूरा स्ट्रक्चर, और हर स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ पढ़ी है, क्या लिखी है, इसको स्मरण रखें। अब ये धातु का निष्कर्षण पूरा समाप्त हो गया है। इसके आगे की वीडियो अगले दिन आप लोगों को मिल जाएगी। इसके नोट्स नहीं बनाना है, अगर बच्चे चाहें तो इसका एक सादे पेपर पे ग्राफ बनाकर अपने पास रख लें। इसका कोई नोट्स नहीं बनाना है। थैंक यू।